Section 19A, power to set aside contract induced by undue influence. When an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of party whose consent was so caused. तो क्या बोला गया, जब कॉन्सेंट एक अग्रीमेंट की अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज की गई थी, तो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, उस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है जिसकी कंसेंट ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी. अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने सेक्शन 16 में पढ़ा. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just. तो यहाँ क्या बोला गया, कोई भी ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्युटली सेट असाइड किया जा सकता है, या फिर अगर पार्टी जो इसे सेट असाइड करने के लिए एंटाइटल्ड है उसने कोई बेनिफिट ले लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ऐसे टर्म्स और कंडीशंस पे सेट असाइड किया जा सकता है जो कि कोर्ट को जस्ट लगे. इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं. ए सन हैज फोर्ज्ड बी's नेम टू अ प्रॉमिसरी नोट. बी अंडर थॉट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन obtains a bond from A for the amount of the forged note. If B sues on this bond, the court may set the bond aside. Sorry. तो ए के सन ने बी का नाम एक प्रॉमिसरी नोट पे फोर्ज कर दिया. बी ने ए के सन को प्रोसिक्यूट करने के थ्रेट देते हुए ए से एक बॉन्ड करवा लिया उस फोर्ज नोट के अमाउंट का. अगर इस बॉन्ड पे बी जो है स्यू करता है ए को, तो कोर्ट जो है इस बॉन्ड को सेट असाइड कर सकती है. क्यों? क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस आया था. इलस्ट्रेशन बी. ए मनी लेंडर एडवांसेस ₹100 to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for ₹200 with interest of 6% per month. The court may set the bond aside, offering B to repay to ₹100 with such interest as may seem just. ए जो है एक मनी लेंडर है, वो ₹100 एडवांस करता है बी को, एक एग्रीकल्चरिस्ट को, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस करता है बी को कि वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करे ₹200 का, उस पर इंटरेस्ट लगा के 6% पर मंथ का. कोर्ट इस बॉन्ड को सेट असाइड कर सकती है और बी को ऑर्डर कर सकती है कि वो ₹100 रीपे करे ऐसे इंटरेस्ट के साथ जो भी उसे जस्ट लगता है. ये हो गया सेक्शन 19A. अब सेक्शन 20. एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज are under mistake as to matter of fact. Where both the parties of an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void. तो सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, जहां पर दोनों पार्टीज एग्रीमेंट की मैटर ऑफ फैक्ट जो कि असेंशियल है एग्रीमेंट में उससे लेके मिस्टेक में है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइडेबल नहीं है, वॉइड है. बस याद करना, दोनों पार्टी मिस्टेक में है और मैटर ऐसी मैटर ऑफ फैक्ट से लेके मिस्टेक में है जो कि एसेंशियल है एग्रीमेंट के लिए. एक्सप्लेनेशन. एन एरनियस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. एक एरनियस ओपिनियंस एक वैल्यू ऑफ थिंग से रिलेटेड जो कि एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर फॉर्म कर रही है, उसे हम ऐसी मिस्टेक नहीं मानेंगे जो कि मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक है. ठीक है, मतलब एक वैल्यू ऑफ थिंग के बारे में, थिंग की वैल्यू के बारे में एरनियस ओपिनियन जो कि सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का, उसे हम मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक नहीं मानेंगे, ऐसा बोला गया एक्सप्लेनेशन में. बस तो इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं. A agrees to sell to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay.
It turns out that before the day of bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and goods lost. Neither party was aware of these facts. This agreement is void. ए एग्री करता है बी को एक स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स बेचने का, जो कि सपोजिडली इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है. ये बाद में पता पड़ता है कि जब वो उनका बार्गेन, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस दिन से पहले ही जिस शिप से कार्गो आ रहा था वो शिप खो गई थी और गुड्स भी खो गए थे. इस बारे में कोई भी पार्टी को नहीं पता था. ये एग्रीमेंट वॉइड है. बी, A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain. Though neither of the party was aware of the fact, the agreement is void. ठीक है, आसान. C, A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C. B was dead at the time of agreement, but both the parties were ignorant of the fact. The agreement is void. बी एंटाइटल्ड है स्टेट के लिए, बी की लाइफ के लिए, बी की लाइफ तक के लिए. ए जो है एंटाइटल्ड है एक एस्टेट के लिए. वो एग्री कर देता है उसे सी को बेचने के लिए. जब एग्रीमेंट हुआ तब बी मर गया था. दोनों पार्टी इस फैक्ट के इग्नोरेंट थे. ये एग्रीमेंट भी वॉइड है. 21, इफेक्ट एज टू मिस्टेक्स, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ. लॉ के बारे में मिस्टेक. A contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India, but a mistake as to a law in force as to a law not in force in India has the same effect as mistake of fact. वापस से रीड कर देता हूँ. सेक्शन 21, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ. A contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India, but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as mistake of fact. तो ये क्या बोल रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो जाता सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो किसी इंडियन लॉ के मिस्टेक की वजह से हुआ है. किसी इंडियन लॉ के बारे में मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो सिर्फ इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. लेकिन अगर किसी फॉरेन लॉ के बारे में मिस्टेक है तो उसका सेम इफेक्ट होता है जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होता है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट क्या होता है वो हमने सेक्शन 20 में पढ़ लिया है. इलस्ट्रेशन. A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. The contract is not voidable. ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा एक गलत एरनियस बिलीफ पे कि एक पर्टिकुलर डेट जो है वो इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड हो गया. अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है. सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under mistake as to matter of fact. Section 22 क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. तो इसमें बोला गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो जाता मेयरली सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिर्फ एक पार्टी जो थी वो मैटर ऑफ फैक्ट के लेके मिस्टेक में थी. सेक्शन 20 में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड जो होता है वो तब होता है जब दोनों पार्टी मैटर ऑफ फैक्ट से लेके मिस्टेक में होती है. सेक्शन 22 बोल रहा है जब सिर्फ एक पार्टी मैटर ऑफ फैक्ट से लेके मिस्टेक में थी तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता. सेक्शन 23, व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट. सेक्शन 23 बात करता है कि कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं और कौन से नहीं हैं. तो इसमें बताया गया है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट एक एग्रीमेंट के लॉफुल होते हैं अनलेस वो इन सब चीज़ों में नहीं आ रहे हों. वो क्या है वो हम ये नीचे पढ़ते हैं. पहली बात तो वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं हो,
वो ऐसे नेचर का नहीं हो कि अगर उसे परमिट किया जाए तो वो लॉ के किसी प्रोविजंस को डिफीट कर दे, वो फ्रॉडुलेंट ना हो, वो इन्वॉल्व या इम्प्लाई ना करता हो इंजरी किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी ऑफ अनदर को, या फिर उसे कोर्ट इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रिगार्ड करता हो। ठीक है, एक और बार रीड कर देते हैं। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस it is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to person or property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy. In each of these cases, consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which object or consideration is unlawful is void. तो यहाँ यही लिखा है, जो ऊपर बताए हुए केसेस हैं इनमें हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल है, और हर एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड हो जाता है। इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, रीड कर लेते हैं एक दो। A agrees to sell his house to B for rupees 10,000. Here B's promise to pay the sum of 10,000 rupees is consideration for A's promise to sell the house. A's promise to sell the house is consideration for B's promise to pay rupees 10,000. These are lawful considerations. सॉरी, ए ने एग्री करा अपना घर बेचने को बी को 10,000 रुपये में। यहाँ पर बी का प्रॉमिस 10,000 रुपये देने का ए को कंसीडरेशन है ए के प्रॉमिस का, हाँ, घर बेचने के, और ए का प्रॉमिस घर बेचने का कंसीडरेशन है बी के प्रॉमिस के लिए 10,000 रुपये देने का, जो प्रॉमिस के लिए। ये लॉफुल कंसीडरेशन है। बी, A promises to pay B 1,000 rupees at the end of 6 months. If C, who owes that sum to B, fails to pay it, B promises to grant time to C accordingly. Here the promise of each party is the consideration for promise of other party. They are lawful consideration. तो A प्रॉमिस करता है B को 1,000 रुपये पे कर देगा 6 महीने के एंड पे। अगर C जो इतना 1,000 रुपये का सम जो बी को ओ करता है वो उसे पे करने में फेल हो जाता है, तो बी इस प्रॉमिस के हिसाब से प्रॉमिस कर देता है सी को अकॉर्डिंगली टाइम ग्रांट करने का। यहाँ पे जो दोनों पार्टी हैं उनके प्रॉमिस कंसिडरेशन है दूसरे पार्टी की प्रॉमिस के लिए, और ये लॉफुल कंसिडरेशंस हैं। सी, अ प्रॉमिस A promises for a certain sum paid to him by B to make good to B the value of his ship if it is wrecked on a certain voyage. Here, A's promise is consideration for B's payment and B's payment is the consideration for A's promise, and these are lawful considerations. ए प्रॉमिस करता है, बी ने उसे जो सर्टेन सम पे किया है उसके बदले वो बी को वैल्यू ऑफ शिप की भरपाई कर देगा अगर वो एक सर्टेन वॉयज में व्रैक हो जाती है, डूब जाती है। तो यहाँ पर जो ए का प्रॉमिस है वो कंसिडरेशन है बी के पेमेंट का, और जो बी का पेमेंट है वो कंसिडरेशन है ए के प्रॉमिस का। ये लॉफुल कंसिडरेशंस है। Illustration D. A promises to maintain B's child and B promises to pay 1,000 rupees yearly for the purpose. Here the promise of each party is consideration for promise of other party. They are lawful considerations. ठीक है। Illustration E. A, B and C enters into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. The agreement is void as its object is unlawful.
ए बी सी एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं अपने में बंटवारा करने से रिलेटेड ऐसे मुनाफों का जो वो फ्रॉड से अक्वायर करेंगे या करने वाले हैं। ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। एफ ए promises to obtain for B an employment in public service and B promises to pay 1000 rupees to A. The agreement is void as the consideration for it is unlawful. ठीक है, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो तेरे पब्लिक सर्विस में एक एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन कर लेगा, बी इसके बदले में 1000 रुपये ए को देगा। एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। G. A being agent for a landed proprietor agrees for money without knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal. The agreement between A and B is void as it implies fraud by concealment by A on his principal. A जो है वो किसी लैंडेड प्रोप्राइटर का एजेंट है, वो पैसों के लिए एग्री करता है उसके प्रिंसिपल के नॉलेज के बिना कि वो बी के लिए एक लीज ऑब्टेन कर लेगा ऐसे लैंड की जो ए के प्रिंसिपल को बिलोंग करती है। तो एग्रीमेंट जो ए के बीच में हुआ है वो वॉइड है क्योंकि इसमें फ्रॉड हो रहा है बाय कंसीलमेंट ए के द्वारा उसके प्रिंसिपल पर। एच A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. Illustration H. A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. And B promises to restore the value of things taken. The agreement is void as its object is unlawful. A promise करता है B को कि वो एक प्रोसिक्यूशन जो वो उसके अगेंस्ट उसने रॉबरी के लिए इंस्टीट्यूट की है वो उसे रोक देगा, हटा देगा। और बी इसके बदले में प्रॉमिस करता है जो चीज़ें उसने ली है उनकी वैल्यू वो रिस्टोर कर देगा। ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। इलस्ट्रेशन आई। A's estate is sold for arrears of revenue under provisions of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. B upon an understanding with A becomes the purchaser and agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which B has paid. The agreement is void as it renders the transaction in effect a purchase by defaulter and would so defeat the object of law. इसे समझते हैं। ए का एस्टेट अरियर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए बेचा गया है एक लेजिस्लेचर के एक एक्ट के अंडर। उस लेजिस्लेचर के एक्ट के अंदर डिफॉल्टर प्रोहिबिटेड है एस्टेट परचेज करने से। बी जो है ए के साथ साठगांठ करके परचेज़र बन जाता है और एग्री करता है कि ये जो एस्टेट है वो ए को कन्वे कर देगा उससे एक प्राइस रिसीव करने के बाद जो कि बी ने पे करी है। ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को इन इफेक्ट क्या हो रहा है कि ए के द्वारा ही परचेज हो रहा है, इफेक्ट ये निकल के आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो जो एक्ट का प्रोविजंस है वो डिफीट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफीट हो रहा है, प्रोविजन तो नहीं डिफीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। जे ए हु इज बीज मुख्तार promises to exercise his influence as such with B in favor of C and C promises to pay 1000 rupee to A. The agreement is void because it is immoral. A जो कि B का मुख्तार है वो प्रॉमिस करता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे B पे
सी के फेवर में, और सी प्रॉमिस करता है कि वो 1000 रुपये ए को पे करे, ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये इमोरल है। के ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर बी फॉर कॉन्क्यूबाइनेज, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज इमोरल दो द लेटिंग में नॉट बी पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। ए एग्री करता है कि वो उसकी डॉटर को बी को हायर कर देगा कॉन्क्यूबाइनेज के लिए, एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि वो इमोरल है, भले ही लेटिंग पनिशेबल ना हो इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो 24 भी छोटा ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में 25 से पढ़ेंगे। 24 एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट। If any part of a single consideration of one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for single object is unlawful, the agreement is void. वापस रीड करते हैं सेक्शन 24। एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। If any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. ठीक है, तो सेक्शन 24 बात कर रहा है एग्रीमेंट सब वॉइड हो जाते हैं जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स पार्ट में अनलॉफुल हो। अगर पूरे अनलॉफुल हो तो वॉइड होते ही हैं, पार्ट में अनलॉफुल हो तो भी वॉइड हो जाते हैं। अगर कोई पार्ट एक सिंगल कंसिडरेशन का एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट के लिए अनलॉफुल है, सिंगल कंसिडरेशन एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट के लिए उस सिंगल कंसिडरेशन का कोई पार्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वॉइड है। और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन, कोई एक या कोई पार्ट किसी एक का सेवरल कंसिडरेशंस का सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वो अनलॉफुल है तो भी एग्रीमेंट वॉइड है। ए प्रोमिसेस टू सुपरिंटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। बी प्रोमिसेस टू पे टू ए a salary of rupees 10,000 a year. The agreement is void. The object of A's promise and consideration for B's promise being in part unlawful. A प्रॉमिस करता है सुपरिंटेंड करने का B के बिहाफ पे लीगल मैन्युफैक्चर इंडिगो का, और पहला तो सुपरिंटेंड करने का उसने प्रॉमिस करा है बी के बिहाफ में इंडिगो का लीगल मैन्युफैक्चर, ये तो लीगल है, और इलीगल ट्रैफिक करना दूसरे आर्टिकल्स में। और बी प्रॉमिस करता है कि वो ए को 10,000 रुपये हर साल की सैलरी देगा, ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ए के प्रॉमिस का और जो कंसिडरेशन है बी के प्रॉमिस का वो इन पार्ट में अनलॉफुल है। ठीक है, सेक्शन 25 से नेक्स्ट वीडियो में।